नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां मूसलाधार बारिश मुसीबत है। वाराणसी में देर रात से ही बारिश के साथ आफत ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश से शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल भी खोल करके रख दी है। चाहे प्रमुख मार्ग हो या गलियां, हर ओर जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त प्रभावित। बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी और किस कदर सड़कों के हालात बदहाल हैं। जल जमाव से पूरी काशी लबालब सड़कों पर यूं ही चलती दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे की ये रिपोर्ट भी आपको बयां करेगी। वाराणसी में झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश से जनजीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। आप सड़क पर जल जमाव की स्थिति देख लीजिए। सड़क पर जल जमाव है और जो लोग हैं वो जल्द से जल्द अपने गंतव्य की ओर पहुंचना चाह रहे हैं। जो लोग ऑटो के सहारे हैं या फिर कार के सहारे हैं वो अपनी हेडलाइट को जलाकर जो रास्ता है उसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो बादलों ने मौसम को भले ही राहत दी हो, लेकिन आम जनता के लिए जो समस्याएं हैं वो पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए, जिस जगह पे हम खड़े हैं वो तहसील के पास की सड़क है और भोजूबीर तहसील की सड़क के पास यहाँ पर जल जमाव दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो जल जमाव है वो किस तरह से है। आप देखिए यहाँ पर जैसे जैसे सड़क के पास बीच में आते जाइए वहाँ पर जल जमाव की स्थिति आपको दिखाई देगी। आप देखिए ये बसें हैं, चाहे ये कार है, ये स्कूटी है, हर कोई इस बारिश से जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी के हाथों में छाता है तो कोई रेनकोट के सहारे है और सभी इस बारिश से बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। हालांकि इस बारिश ने किसानी को राहत दी है। जिस तरह से किसान चिंतित था, अब ये बारिश खेतों के लिए राहत वाली है, लेकिन सड़कों पर जनजीवन प्रभावित दिखाई दे रहा है। और आगे वाराणसी शहर में बारिश का साइड इफेक्ट क्या है ये एबीपी गंगा आपको अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से दिखाएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो देखिए, बारिश के बाद सड़कों पर हुए जलभराव से जगह जगह गाड़ियों के बंद होने की भी खबर आ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी बाइक सवारों को उठानी पड़ रही है क्योंकि सड़कों पर पानी के गड्ढे जो हैं वो भरने से नजर नहीं आते हैं और इससे हादसों का खतरा काफी बढ़ गया है। लोगों को परेशानी किस कदर हो रही है और काशी का क्या हाल है, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। बारिश में जल जमाव की स्थिति आप देख रहे हैं और जो लोग कार सवार हैं और कार को चला रहे हैं इनसे बातचीत करते हैं। क्या स्थिति है? बहुत बेकार है सर जी, एकदम गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। बहुत ही रोड पे गड्ढे थोड़ा बहुत आ जा रहे हैं तो और भी दिक्कत हो रही है। बारिश से इतना पानी बुरा है, टायर भी ठीक से नहीं दिख रहा है। बच बच के चलाना पड़ रहा है। जी जी, बहुत बच बच के चलाना। और आप देखिए जो कार चालक है वो अपनी परेशानियों को बयां कर रहे हैं। आप देखिए, आपको सड़क किनारे ये जल जमाव दिखाई देगा। ये वो सड़क है जो आम जनता के लिए होती है, लेकिन ये सड़क जल में मग्न है, मतलब चाट कर गया। तो बारिश में जल जमाव की स्थिति है, कैसे घर जाएंगे और क्या फिर जहाँ पर जाना है वहाँ कैसे जाएंगे? जा रहे हैं, थोड़ा दूर है। थोड़ा दूर है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, ये वाराणसी के हालात को समझिए कि किस तरीके से जब चार पहिया वाहन चालकों को इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, तो जो लोग साइकिल से निकल रहे हैं, स्कूटी से निकल रहे हैं, बाइक से निकल रहे हैं, उन्हें इस बारिश के पानी में गड्ढे दिखाई नहीं देते। अगर सड़क पर गड्ढे हैं तो मान करके चलिए एक्सीडेंट का खतरा बहुत बढ़ जाता है। रफ्तार तो थमी है ही, लेकिन लोगों की रोजमर्रा की जरूरत के लिए इन्हीं सड़कों पर चलना भी मजबूरी है। आगे बढ़ते हैं, आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे करंट की क्या स्थिति है। दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है। NH 91 पर एक टूटे हुए बिजली के खंभे से ट्रक टकराता है। ट्रक में करंट उतरने के बाद ड्राइवर की मौत हो गई। जबकि दूसरी तस्वीर अमरोहा की है। ई रिक्शा के ऊपर बिजली का खंभा गिरा और ई रिक्शे में आग लग गई। ई रिक्शा चालक युवक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। ये दोनों ही तस्वीरें बिजली के करंट से जो हादसे की हैं वो आपके सामने है। विचलित करती हैं तस्वीरें, जहां ग्रेटर नोएडा में ये धुआं उठता देख रहे हैं। ये ट्रक एक बिजली के खंभे से NH 91 पर टकराता है और उस खंभे में करंट होता है।
पूरे ट्रक में करंट दौड़ गया और ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। आप देख सकते हैं, हम इन तस्वीरों को साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि ये शख्स है जहां से आप लपटों को उठता देख रहे हैं, धुआं उठता देख रहे हैं, करंट से झुलसने की ये तस्वीरें हैं, विचलित कर सकती हैं, इसीलिए ब्लर करके आपके सामने रखिए। तो ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग की लापरवाही एक जिंदगी पर किस कदर भारी पड़ी आप समझेंगे तस्वीरों को देखकर, क्योंकि NH 91 पर एक टूटे हुए बिजली के खंभे से ट्रक टकराता है जिसके चलते ट्रक में करंट उतरता है। और ये जो ब्लर आग की तस्वीरें देख रहे हैं, ये ड्राइवर चालक है जिससे करंट के बाद किस तरीके से झुलस गया और दर्दनाक मौत हुई, उसी की बानगी ये तस्वीरें हैं। मामला बदलापुर थाना क्षेत्र के बिसू नली के पास का है। हादसे के बाद यहाँ हड़कंप मच गया क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता है। करंट की स्थिति में सभी बेबस लाचार नजर आते हैं, लेकिन किसी की लापरवाही किन तस्वीरों के तौर पर उभर करके सामने आई है आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अमरोहा पे भी ऐसी ही तस्वीरें आई जो विचलित करेंगी आपको। बिजली के खंभे के गिरने के बाद ई रिक्शा चालक की क्या स्थिति हुई वो हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आदमपुर थाना के बिजलपुर गांव में ई रिक्शा के ऊपर बिजली का खंभा गिरा और धुआं उठता ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो पूरा हिस्सा नहीं दिखा सकते क्योंकि संजीव नाम का ये चालक है जिसकी क्या हालत हुई है आप देखिए। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, स्थानीय लोग पहुंचे, लेकिन कुछ भी काफी नहीं था क्योंकि संजीव की जलकर के मौत हो चुकी थी। बेहद दर्दनाक हादसा अमरोहा से भी सामने आया है। चलने ई रिक्शा में करंट आने के बाद संजीव नाम के ई रिक्शा चालक की झुलसकर मौत हो गई। यही वो तस्वीरें हैं, हम ब्लर करके आपके सामने रख रहे हैं। वाकई विचलित करने वाली तस्वीरें अमरोहा ग्रेटर नोएडा दोनों से। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महामहिम के लिए मतगणना जो 11 बजे शुरू होने वाली है। मतों की गिनती शुरू हो जाएगी ठीक 11 बजे। सबसे पहले सांसदों के वोट गिने जाएंगे, वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर से राज्यों को चुना जाएगा क्योंकि राज्यों से जो आए बैलेट पेपर हैं वो खुलने का सिलसिला अल्फाबेट के ऑर्डर में शुरू होगा और सबसे पहले सांसदों के वोट गिने जाएंगे। उसके बाद राज्यों से आए बैलेट बॉक्स की गिनती होनी है, जहां एनडीए के द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार जो हैं उनके जीतने की उम्मीदें संख्या बल के हिसाब से ज्यादा बताई जा रही हैं। विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। तो सबसे पहले सांसदों की गिनती होगी, उसके बाद राज्यों से आए बैलेट बॉक्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में खोले जाएंगे, विधायकों के वोटों की गिनती होगी। ऐसे में 11 बजे का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। रायसीना का जो रेस है, कौन जीतेगा, इसकी गिनती शुरू हो जाएगी 11 बजे से और ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच औपचारिक घोषणा या स्पष्ट हो जाएगा कि कौन है अगला महामहिम। तो 11 बजे से गिनती शुरू होने की खबर है और आपको बताएं सबसे पहले सांसदों की वोट काउंट किए जाएंगे, उसके बाद राज्यों से जो बैलेट बॉक्स आए हैं उनको अल्फाबेट के हिसाब से खोलना शुरू किया जाएगा। 10-10 की संख्या में राज्यों को चुना जाएगा और उनके विधायकों की गिनती के बाद ये आगे बढ़ेगा सिलसिला। कुल मिलाकर के ये बताया जा रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि महामहिम का महामुकाबला कौन जीत करके रायसीना पहुंचेगा। आपको बताते चलें, द्रौपदी मुर्मू के जीतने की उम्मीद कहीं ज्यादा है संख्या बल के हिसाब से, लेकिन जो औपचारिक घोषणा है वो 4 से 5 बजे के बीच हो सकती है। ऐसे में खबर है बीजेपी खेमे में तैयारियां पूरी हैं और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जीत के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 11 बजे का वक्त, जब बैलेट बॉक्स सबसे पहले सांसदों के वोटों की काउंटिंग होगी, फिर बैलेट बॉक्स खोले जाएंगे राज्यों के। तो देखिए, महामहिम के लिए अब गिनती शुरू हो जाएगी। 18 तारीख को वोटिंग के बाद आज काउंटिंग का दिन है। 11 बजे का वक्त है जब काउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले सांसदों की काउंटिंग होगी, उनके वोट्स गिने जाएंगे। उसके बाद बारी आती है विधायकों की। तो विधायकों में हर राज्य से जो आए हैं बैलेट बॉक्स, उनको अल्फाबेट के हिसाब से खोला जाएगा। द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी हम आपको बताते चलें। झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं और झारखंड की वो पहली महिला राज्यपाल भी हैं। ओडिशा की बीजेपी और बीजेडी सरकार में मंत्री भी रही हैं।
2 बार की विधायक रही हैं और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत पार्षद के तौर पर की थी। 22 साल का सियासी सफर है उनका। आज शाम तक तय हो जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन बन रहा है। 18 जुलाई को हुए चुनाव में पड़े मतों की आज गिनती की जाएगी। मतगणना की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और संसद भवन में सुबह 11 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि जिस कमरे में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए थे, उसी कमरे में यानी कमरा नंबर 63 में मतों की गणना होगी। मतगणना के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं से मतपेटियां पहुंच चुकी हैं। आंकड़े पक्ष में होने के चलते एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है, जबकि विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की भी खबरें आई हैं। मुर्मू का चुनावी अभियान देख रहे बीजेपी सूत्रों का दावा है कि मुर्मू को कम से कम 65% वोट जरूर मिलेंगे, इसलिए उनकी जीत तय है। लिहाजा दिल्ली में आज शाम 5 बजे के बाद भाजपा की जश्न यात्रा निकालने की तैयारी है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। पंडित पंथ मार्ग से राजपथ तक जेपी नड्डा के नेतृत्व में यात्रा निकालने की तैयारी है। आपको बता दें कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता मंडल में कुल 4,809 मतदाता हैं। इनमें 776 सांसद हैं, जबकि 4,033 विधायक हैं। सांसदों के एक मत का मूल्य 700 है, जबकि विधायकों के एक वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। विधायकों के एक वोट का मूल्य सबसे ज्यादा 208 उत्तर प्रदेश में है, जबकि सबसे कम 7 सिक्किम में है। सबसे पहले संसद भवन में डाले गए मतों की गिनती की जाएगी। संसद भवन में कुल 730 वोट डाले गए थे। इसके बाद राज्यों में पड़े मतों की गिनती शुरू होगी। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार 10 राज्यों की मतपेटियां बारी बारी से निकाली जाएंगी। उदाहरण के लिए पहले 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य शामिल होंगे। वोटिंग के बाद चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सांसदों और विधायकों को मिलाकर 99% से ज्यादा मतदान हुआ था। मतदान के बाद निर्वाचन आयोग ने कहा कि निर्वाचक मंडल की सूची में 4,796 मतदाताओं में से 99% से अधिक सांसदों और विधायकों ने मतदान किया है। राष्ट्रपति की जीत के बाद उन्हें 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी, जबकि एक दिन पहले यानी 24 जुलाई को मौजूदा महामहिम रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, आज ये तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी कि रायसीना की जंग किसने जीती है। द्रौपदी मुर्मू का सियासी सफर 22 साल का है। अगर बात करें, झारखंड की पहली राज्यपाल की भूमिका निभा चुकी हैं। व्यक्तिगत जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन अब किसी आदिवासी महिला के रायसीना पहुंचने के बाद तस्वीर कैसी होती है, उसकी बानगी देखी जा सकती है। 4 से 5 बजे के बीच जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगी, औपचारिक घोषणा हो जाएगी, वोटों की गिनती खत्म हो जाएगी। और देखिए, हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं। 3 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इनका भी राजनीतिक जीवन 40 साल का सियासी सफर, और ऐसे में मुकाबला द्रौपदी मुर्मू का जिनके सामने है। राजनीति से पहले वो IAS ऑफिसर भी रहे हैं। ऐसे में बहुत भावुक अपील भी उन्होंने की कि संविधान को बचाने के लिए जरूरी होगा। लेकिन देखते हैं कि आज जीत किसके नाम है। तो द्रौपदी मुर्मू जहां से आती हैं, वो उड़ीसा का छोटा सा शहर या गृह नगर कह लीजिए, वो जश्न में डूबा हुआ है। देखिए, परिणाम आने से पहले ही द्रौपदी मुर्मू के गृह नगर राय रंगपुर में जश्न की स्थिति है। काफी ज्यादा बल्क में लड्डू बनाए जा रहे हैं, लोगों में खुशी है। कैसा माहौल है, जरा इन तस्वीरों से देखिए, अंदाजा लगाइए। एक तरफ हम आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब द्रौपदी मुर्मू आई थी, और दूसरी तरफ जो गृह नगर है उड़ीसा का, वहां पर लड्डू बनाए जा रहे हैं। वो भी ढेर सारे बल्क में ऑर्डर दिया गया है, ताकि जैसे ही औपचारिक घोषणा हो जाए, लोगों के बीच ये लड्डू बांटा जाए। क्योंकि एक आदिवासी महिला के लिए जब महामहिम बनने का ये मौका होगा, तो जो पूरा गांव है
वो खुशी में डूबेगा, जश्न मनाएगा। और देखिए कितनी बड़ी मात्रा में ढेर सारे लड्डुओं को तैयार किया जा रहा है, मुंह मीठा करके खुशी का इजहार किया जाएगा। इन लड्डुओं को बना लिया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बना करके तैयारी पूरी कर ली गई है। जैसे ही औपचारिक घोषणा होगी, इन्हें बांटने का काम शुरू कर देंगे तमाम लोग। ये देखिए एक छोटे से बच्चे में भी उत्साह है, खुशी है कि वो और तो लड्डू बना करके तैयार है। पूरा गृह नगर जैसे ही औपचारिक घोषणा हो मुंह मीठा कराया जाएगा। नोएडा से खबर है, सेक्टर 50 से 76 तक लंबा जाम लगा है। 5 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगने की खबर आ रही है और सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। जाम के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि 5 किलोमीटर तक ये लंबा जाम लगा है। तस्वीरें देखिए आप, किस कदर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। और ऐसी ही तस्वीर 5 किलोमीटर के दायरे में आपको देखने को मिलेगी। नोएडा के सेक्टर 50 से 76 तक इसी रफ्तार में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए दफ्तर जाने का वक्त है, कहीं लोगों को वक्त पर पहुंचना है, लेकिन इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि लंबे जाम में क्या रफ्तार है लोगों के गाड़ियों की, चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया, ऑटो, कार, हर एक वाहन की रफ्तार थमी सी नजर आती है। और बड़ी बात यह है कि 5 किलोमीटर तक ऐसी ही स्थिति है सेक्टर 50 से 76 तक। तो 5 किलोमीटर तक लंबे जाम की खबर मिल रही है। इस पूरे रास्ते पर तमाम गाड़ियां या तो रेंगने पर मजबूर हैं या फिर रफ्तार थम सी गई है, क्योंकि इस बीच बहुत सारी रेड लाइट्स हैं। और ऐसे ट्रैफिक के बाद सिचुएशन क्या होगी आप समझ सकते हैं। 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा है सेक्टर 50 से 76 तक। क्या वजह इस जाम की, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी अंकित कौशिक फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकित, क्या वजह बताई जा रही है? क्या सिर्फ बारिश की वजह से 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है? देखिए सुनीता, मैं आपको बता दूं कि नोएडा के सेक्टर 76 से लेकर 50 होते हुए जो हाजीपुर 104 सेक्टर है वहां तक ये जाम लगा हुआ है। जाम लगने की वजह जो भंगेल एलिवेटेड रोड है वह बताई जा रही है। भंगेल एलिवेटेड रोड पे निर्माण चल रहा है, जिसके कारण जो थोड़ा रूट है उसको डाइवर्जन करा गया है और जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। इसी कारण जाम लगने की वजह बताई जा रही है। लेकिन देखिए आपको बताओ, कहीं ना कहीं एक जो प्राधिकरण है उसकी लापरवाही है, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं जाम लगने के कारण एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। तो इन सब की व्यवस्था को देखते हुए कहीं ना कहीं जो निर्माण कार्य है उसको जो है रोड को क्लियर कराना प्राधिकरण की जिम्मेदारी बनती है। तो आपको बता दें इसी कारण डाइवर्जन कहां से कहां तक का है, क्योंकि और कब, क्या कहना है प्राधिकरण का, कब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी ताकि लोग दूसरा वैकल्पिक रास्ता अख्तियार करें? ये जानकारी कौन देगा? जी देखिए, अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए बताया जा रहा है कुछ दिनों तक नोएडा ट्रैफिक विभाग है वह कहीं ना कहीं जो अब रास्ता खुलवाने की जिद्दोजहद में लगी है। लेकिन देखिए जिस तरह सुबह का टाइम है, ये सुबह का समय कहीं ना कहीं ऑफिस जाने वालों के लिए जो होता है और भारी एक साथ ये कहा जाता है जो वाहन है एक साथ निकलते हैं सड़कों पर। इस चीज को देखते हुए प्राधिकरण या जो जिम्मेदार प्रशासन है उसको इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अंकित देखिए, दोनों प्राधिकरण या दोनों विभागों को आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, और दूसरा कोई अल्टरनेट रास्ता है वहां पर लोग जा सकते हैं या इकलौता यही रास्ता है? जी देखिए, अब धीरे धीरे बात की जाए तो जो निर्माण कार्य जो चल रहा था उसको थोड़ा साइड किया जा रहा है, और जो ट्रैफिक विभाग है वो भी धीरे धीरे करके वहाँ वाहनों को निकलवाने का काम कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी ये कहा जा सकता है कि करीब थोड़ा समय लगेगा रोड क्लियर होने में, लेकिन ट्रैफिक विभाग का कहना है कि जल्दी रास्ता खोल दिया जाएगा, जाम से निजात लोगों को दिला दी जाएगी। बिल्कुल अंकित, मिलना भी चाहिए। विकास कार्य के लिए जरूरी है निर्माण होना, लेकिन कोऑर्डिनेशन के बिना ऐसी तस्वीरें आती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कानपुर से आई खबर की, जहां बीती रात रावतपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट रावतपुर के रोशन नगर स्थित गौसिया मस्जिद के पास हुई है, ये बताया जा रहा है। इस दौरान लात, घूसे, डंडों के साथ लोगों ने मारपीट की है। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला बोला है, फिर दोनों पक्ष थाने पहुंचे। पुलिस के आने के बाद मामला शांत कराया गया, ये बताया जा रहा है। लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए उत्पात की। किसी ने छत से ये वीडियो बनाई है, पूरी गली लोगों से भरी पड़ी हुई है, और देर रात यही सब चलता रहा, हंगामा, शोर शराबा।
बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष जब थाने पहुंचे, पुलिस आई, तब जाकर के मामला शांत कराया गया। उस दरमियान पूरी गली में कैसा माहौल रहा, उसकी वीडियो सामने आई है। रावतपुर के रोशन नगर की यह घटना बताई जा रही है। किसी बात को लेकर के दो पक्षों में विवाद था। विवाद कितना बढ़ गया, आप अंदाजा लगाइए कि रात के वक्त पूरी गली लोगों से भरी हुई है और ये लोग आपस में लड़ते भिड़ते नजर आए। ये देखिए, हाथापाई भी हो रही है, शोर शराबा भी हो रहा है और देखिए एक शख्स के घर के भीतर दाखिल होने की भी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल मामला शांत कराया गया, ये खबर आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मथुरा से आई खबर की, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई का दिन है आज। विवाद के मामले में मथुरा कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मनीष यादव, महेंद्र प्रताप की याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की बात कही गई है, मांग की गई है। अब इस मामले में अगर अब तक देखें तो 11 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और हाई कोर्ट से ये कहा जा चुका है कि जितने भी मामले हैं इससे जुड़े हुए, उसे फास्ट ट्रैक स्थिति में जल्दी जल्दी सुना जाए, उन पर सुनवाई की जाए, लंबी लंबी डेट्स ना दी जाएं। तो इस पर आज भी सुनवाई का दिन है, समय तय है। देखना यह होगा कि सुनवाई के बाद कोर्ट का रुख क्या रहता है। याचिका जिसमें 13.37 एकड़ भूमि को ईदगाह से मुक्त कराने की मांग की गई है। 11 याचिकाएं अब तक कुल इस पूरे मामले पर दाखिल हैं, जिसपे सभी पर सुनवाई तेजी से की जाएगी, ये कहा गया है। और आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई का दिन है। मनीष यादव, महेंद्र प्रताप की याचिका पर सुनवाई है। इनकी याचिका में 13.37 एकड़ भूमि जो ईदगाह में आती है, उसे जन्मभूमि को दिए जाने की मांग रखी गई है। इस पर आज सुनवाई होनी है। तो मथुरा में आज हलचल रहेगी, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई का दिन है। इस मामले में आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई होगी। मनीष यादव और महेंद्र प्रताप की याचिका पर सुनवाई होगी और इनकी याचिका यह है कि 13.37 एकड़ जो भूमि है उसे मुक्त कराया जाए ईदगाह के पास जो है। देखिए, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सबसे पहले शिवलिंग और तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा की अनुमति जो है, जिस याचिका में मांगी गई है, उस पर सुनवाई होगी। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होनी है। ये मामला जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और VS नरसिम्हा की विशेष बेंच के पास सुनवाई के लिए लगा हुआ है। मुख्य मामले के साथ मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगने वाली जो याचिका है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है और आज इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की जो सुनवाई हुई थी वो 20 मई को हुई थी और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को वाराणसी ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन आज सुनवाई है। तो देखिए, इंसाफ का सुप्रीम सहारा क्या है, इसके पॉइंट्स क्या हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होनी है, जिसमें पूजा की अनुमति मांगी जाएगी। ये भी याचिका जो लगी है सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे के बाद, इस पे भी सुनवाई हो सकती है। कौन कौन सुनेगा इस पूरे मामले को? जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और SP नरसिम्हा की बेंच इस पूरी दलील को सुनेगा। कब हुआ था पहले, इससे पहले सुनवाई का दौर? तो देखिए, 20 मई को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। ये पूरा मामला पहुंचा था और तब क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को यह केस ट्रांसफर कर दिया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के भी आदेश दिए थे कि कुछ और नए आदेश नहीं आएंगे, बस सुनवाई होगी। और 17 मई को अगर आप देखें अगले घटनाक्रम को, तो अंतरिम आदेश दिया गया था, वही लागू होगा। अच्छा, हिंदू पक्ष का जो दावा था वो भी सामने रखते। देखिए, शिवलिंग होने का दावा है हिंदू पक्ष का, लेकिन वही मुस्लिम पक्ष क्या कहता है? कहता है ये शिवलिंग नहीं, ये तो फव्वारा है। और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे के बाद जब सुनवाई होगी तो और स्पष्ट होगा कि कोर्ट का रुख क्या रहता है। 20 मई की अगर आप बात करें तो तब सुनवाई के बाद इस पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया गया था काशी में, लेकिन आज ये मामला फिर से पहुंचा हुआ है, तारीख लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जहां ये भी देखना होगा कि क्या दलीलें रखी जाती हैं जब बात की जाए कि आज पूजा पाठ की अनुमति मांगने पर भी चर्चा हो सकती है। तो तमाम चीजें हैं जो आज के दिन काशी से छोड़ करके इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आएगी, क्योंकि लगातार अब तक हमने आपको सुनवाई की अपडेट दी है किस तरीके से काशी में बनारस में लगातार जिला अदालत में इस पूरे मामले पर सुनवाई होती रही, लेकिन आज ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से आज क्या अपडेट आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।